तो राधे राधे साथियों, ये हमारे वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। कौन सा महीना? दिसंबर महीना। और ये सेकंड वाला वीक हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट करे। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे ये कब मनाया जाता है? तो हर साल ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हो गई थी मनाना 1949 में से मनाया जा रहा है, तब से ये मनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे 7 दिसंबर को हम याद रखना अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे के रूप में भी मनाते हैं। और देखो, आर्मी की बात है तो ये 3 नाम मैं आपको हमेशा बताता आ रहा हूँ। इस साल नए बने थे तो ये आपको रटे हुए होने चाहिए। हमारे नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नेवल चीफ बन गए कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर ये अगला वाला प्रश्न अब हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली बार इसको मनाया जाएगा, पहली बार नया दिवस है ये। तो क्या है दिवस? विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे हमें याद रखना है। 21 दिसंबर से मनाना इस बार से हम शुरू करेंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे घोषित किया है और इसे मनाने का प्रस्ताव भारत ने दिया था। जिस तरह से भारत ने योग दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था, जो हम मनाते हैं हर साल 21 जून को। और 21 दिसंबर याद रखना, अब वर्ल्ड मेडिटेशन डे होगा। ध्यान रखना, ये है ध्यान दिवस। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 79th सेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिलेमॉन यांग। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, इनके देश का नाम कैमरून है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ये कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? तो आईआईटी मद्रास इसका आंसर होगा। और हाइपरलूप क्या होता है मैंने आपको वैसे कई बार बताया है। एक कह सकते हो ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जिसमें एक ट्यूब के भीतर वैक्यूम, एक ट्यूब होती है जो एक वैक्यूम के भीतर चलती है। इस तरह से एक ट्यूब है, अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है और यहाँ पे कैप्सूल टाइप होते हैं जिसमें लोग बैठ जाते हैं और ये फटाफट से बहुत तेजी से स्पीड से भागती है। तो उसी की टेस्टिंग की जाएगी। अभी ये ट्रैक बना करके इन्होंने तैयार किया है जहाँ पे ये टेस्टिंग करेंगे। कहाँ पे? याद रखना, आईआईटी मद्रास में। ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कौन सा देश नारकोटिक्स ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा। कौन सा सेशन होगा? 68 नंबर का सेशन होगा नारकोटिक्स ड्रग्स कमीशन का। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखना। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल वर्तमान में कौन है? तो ये है राजीव रघुवंशी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड 2024 से ये किस देश ने जीता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा भारत ने। ISSA का मतलब हो गया इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन, जिसका मुख्यालय है आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो इसका जो गुड प्रैक्टिस अवार्ड है वो भारत ने जीत लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो 30वां कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन हुआ उसमें किस देश को थीम देश चुना गया था? थीम कंट्री कौन रहा? तो याद रखेंगे फ्रांस इसमें थीम कंट्री रहा है। अच्छा, मान लो यहाँ पे अगर एग्जामिनर ऐसे आपसे पूछ ले कि अभी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन हुआ था इस बार 55वां संस्करण था, जो कहाँ पे हुआ था? गोवा में हुआ था अभी नवंबर में ही। उसमें फोकस कंट्री कौन रहा था? तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी गूगल ने किस भारतीय शहर में भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर स्थापित करने की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। और गूगल से आप याद रखो इसके स्टैटिक जैसे फाउंडर हैं लेरी पेज और सर्जे ब्रिन। स्थापना होती है 1998 में, कैलिफोर्निया यूएस में मुख्यालय है। सीईओ सुंदर पिचाई है, इसकी पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इंक। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अमेरिका के किस राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो ये किया है नेब्रास्का ने। भारत में कितने स्टेट है? 50 है, उसमें से ये एक है नेब्रास्का। इसी ने 6 दिसंबर को कहा कि हम महात्मा गांधी स्मृति दिवस के रूप में मनाएंगे। अच्छी बात है, मनाइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस ये कब मनाया गया? तो याद रखेंगे 4 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डे। और वाइल्ड लाइफ से ही एक और दिवस आपको याद आएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वो भी याद रखना 3 मार्च को होता है। आप कंफ्यूज न हो इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया। कंजर्वेशन संरक्षण का बस एक शब्द का अंतर है और उत्तर चेंज हो जाएगा आपका। वैसे 4 दिसंबर को हम टोटल 4 दिवस मनाते हैं। तो ये हमने देख लिया, विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस, एक अंतरराष्ट्रीय चीता दिवस भी होता है, एक अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस और एक भारतीय नौसेना दिवस तो होता ही है। ठीक है, तो ये चारों दिवस याद रखना 4 दिसंबर के हैं। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, मतलब उसमें शामिल हो गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। अभी कुछ समय पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि चाइना के ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इससे अभी भारत भी बाहर हो गया है।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी भारत के किस पड़ोसी देश ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिए, मतलब उसमें शामिल हो गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल ने। नेपाल तो याद रखना है, इसका उत्तर हो जाएगा। और कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि चाइना के इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, जिसे आप न्यू सिल्क रोड भी कहते हो, इससे भी भारत बाहर हो गया। और भारत के बाद जो ब्राजील है वो भी इससे बाहर हो गया। और हम कह सकते हैं कि ब्रिक्स कंट्रीज में ब्राजील ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है आफ्टर इंडिया, मतलब इसमें से बाहर होने वाला। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वेगा सी रॉकेट से अभी कॉपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। तो अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, याद रखेंगे आप, कॉपरनिकस सेंटिनल-1C सैटेलाइट इसको लॉन्च किया है। किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो वेगा सी रॉकेट से लॉन्च किया। और कहाँ से लॉन्च किया? तो कोरू फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया है। ये एक तरह का आप कह सकते हो एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी की निगरानी करेगा, उसकी इमेजेस लेगा, तो ये काम करेगा ये। अच्छा, ये याद रखना, अभी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ही प्रोबा 3 मिशन न्यूज में था। इसको हमने लॉन्च किया इसरो ने, तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और किससे लॉन्च किया, किस रॉकेट से, तो ये भी जरूर याद रखें, PSLV C-59 से हमने इसको लॉन्च किया है। एग्जाम के लिए ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे पेरिस फ्रांस में है, जहाँ पे अभी समर ओलंपिक हुए थे, और 2030 के जहाँ पे विंटर ओलंपिक होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अपने सभी होटलों में, सार्वजनिक स्थानों, पब्लिक प्लेसेस पर गोमांस खाने पर और उसके सर्व करने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है पूरी तरह से। तो याद रखेंगे असम ने ऐसा कर दिया है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको और करवाया था डेली करंट अफेयर्स की क्लास में कि दुनिया का पहला शाकाहारी शहर, वेजिटेरियन पूरा सिटी कौन सा बन गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पालीटाना, और ये आपको मिलेगा कहाँ पे? गुजरात में। ये भी ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि दुनिया के पहले स्वचालित यानी कि सेल्फ प्रोपेल्ड या सेल्फ ड्राइविंग आप कह दो उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाइना ने किया है। इसका मतलब ये हो गया, जब रॉकेट आप छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही खुद को कंट्रोल करेगा, नीचे बैठ करके, जमीन से बैठ करके। आपको इसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप को कंट्रोल कर लेगा, कब इसे मुड़ना है, कब रुकना है, कब क्या करना है। तो इसलिए कहा स्वचालित उपग्रह। और इस तरह के चाइना ने 2 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, एक का नाम गाओजिंग 203 है और एक है गाओजिंग 204। इनको लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट से चाइना ने लॉन्च किया है। इसके अलावा मैंने आपको एक और प्रश्न बताया था चाइना से संबंधित कि चाइना ने भी अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन शुरू किया है। उसका नाम भी ध्यान रखना, झैंगशान है, झैंगशान। और ये जो 3 नाम मैंने यहाँ पे आपको करवाए थे, ये नाम क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में भारत के जो 3 स्टेशन है उनके नाम है, ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, और आवास व शहरी मामलों का मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। तो अभी इन्होंने कहाँ पर ऊर्जावीर नाम से एक योजना शुरू की थी। तो याद रखेंगे विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में आता है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्हीं के साथ मिलकर के इन्होंने विजयवाड़ा में ये ऊर्जावीर नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य था ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा पहल को बढ़ावा देना। अच्छा, विजयवाड़ा से एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि यहीं पे विजयवाड़ा में ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, ये इसी साल का प्रश्न है, इसी साल स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। बी आर अम्बेडकर जी की दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ये विजयवाड़ा में ही स्थापित की गई थी, जिसकी अगर ऊंचाई की बात करोगे तो टोटल इसकी ऊंचाई है 206 फुट, और इसको नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, विजयवाड़ा से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि अंडर 19 एशियन कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क कर लेना इसको। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ हमने बात की अंडर 19 एशियन कप 2024 की, जो हुआ कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है। और इस बार इसका याद रखना, ये 11वां एडिशन था, बांग्लादेश ने इसको जीत लिया है। बांग्लादेश ने दूसरी बार ये जीता, इसका दूसरी बार खिताब है ये। यहाँ पे बांग्लादेश ने हराया किसको? तो बांग्लादेश ने यहाँ पे भारत को हराया है। ये ध्यान रखेंगे। कौन सा टूर्नामेंट है, कहाँ पे हुआ, कौन सा एडिशन है, कौन जीता, कौन हारा, ये 4-5 बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। कुछ भी प्रश्न बन सकता है। अगला देखते हैं। अच्छा, फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी चर्चा में रहा था दृष्टि 10 स्टार लाइनर, ये है क्या? तो ये एक ड्रोन है, और ये दूसरा है। देखो, ये दिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये दूसरा है जो भी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इससे पहला भी हमने पढ़ा था
अभी दूसरा सौंप दिया गया तो न्यूज में है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ निर्माण किसने किया, अडानी डिफेंस हैदराबाद ने इसका निर्माण किया है। तो ध्यान रखना दृष्टि 10 स्टारलाइनर एक ड्रोन है। फिर अगले में पूछ रहे कि अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 9 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। थीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं के साथ एकजुट होना, कल की ईमानदारी को आकार देना। अच्छा, भ्रष्टाचार से करप्शन से एक इंडेक्स मैंने आपको और रिवाइज कराया था, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार बुद्ध सूचकांक 2023 जो आया था इसमें भारत 93 पे था। टॉप पे डेनमार्क रहा था, जारी किया था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय योजना के तहत कितने नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, तो आंसर हो जाएगा 28। यहाँ पे डेटा आपको 2-3 डेटा याद रखने होंगे, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं डेटा वाले। तो अभी कैबिनेट ने नवोदय विद्यालय स्कीम के तहत 28 तो नए नवोदय विद्यालय और 85 नए केंद्र विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है। हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये जानकारी दी। और इनके लिए कितना बजट रखा गया, टोटल दोनों के लिए इतना रखा गया है, केंद्र विद्यालयों के लिए इतना हो जाएगा और नवोदय के लिए इतना हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके किन किन राज्यों में कितने खुले जाएंगे, अगर स्टेट वाइज भी आपको ध्यान रखना है तो पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पे शो कर दी है, आप देख सकते हैं। 7 राज्यों में 28 नवोदय विद्यालय बनेंगे, वो ये राज्य है। इनमें से अगर आपका कोई राज्य है तो वो ध्यान रख लेना। और उसी तरह से 18 राज्यों में 85 नए केंद्र विद्यालय बनेंगे। सब डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती है। और ध्यान रखना इनको। अगला देखते हैं। क्विज और पीडीएफ के लिए जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे भी वीडियोस के लिंक और पीडीएफ अपलोड होती है डेली, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। बाकी सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कर देना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि आरबीआई के नए गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अभी तक आरबीआई के गवर्नर आप जानते हो कौन है, शक्तिकांत दास थे, और कौन से नंबर के, 25वें नंबर के। अभी 10 दिसंबर को इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और उसके बाद अगले ही दिन यानी कि 11 दिसंबर को ये हमारे नए आरबीआई के गवर्नर बन गए हैं। कौन से नंबर के बन गए हैं याद रखिएगा, 26वें नंबर के बन गए हैं। बस ये एक ही नाम यहाँ से याद रखना है। वैसे ये सारे नाम देखो कंफ्यूज करने वाले हैं, मैंने एक साथ इसी तरह के नाम आपको शो करे थे, लिखे थे, ताकि मैं यहाँ से आपको सब कुछ रिवाइज करा सकूं। जैसे कि के संजय मूर्ति की अगर बात करें, अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संजय खन्ना आप जानते हो, 51 नंबर के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। और संजय नायर ये एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने थे। एसोचैम मतलब होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सारे नाम संजय संजीव से ही संबंधित हैं, जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली कंफ्यूज करेंगे। तो मैंने आपको यही कंफ्यूज कर दिया ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बाकी देखो ये 2 नाम और ध्यान रखना। वैसे आरबीआई के बारे में सब कुछ स्टैटिक लिखा हुआ है। जैसे स्थापना होती है 1935 में, 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में है। किस आयोग की सिफारिश पे इसकी स्थापना होती है, जंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बन गए। पहले ब्रिटिश गवर्नर ये याद रखना सर रॉसबॉर्न स्मिथ, और पहले इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख रहे आरबीआई के। ये इंपॉर्टेंट रहेंगे नाम। अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछे मरियम वेबस्टर और इसने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना, तो सही तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पोलराइजेशन। ये जो मरियम वेबस्टर है ये अमेरिकी डिक्शनरी है और अभी इसी ने पोलराइजेशन को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हिंदी में अगर पोलराइजेशन का मतलब आप देखोगे तो ये होता है ध्रुवीकरण। और आपको याद होगा अभी ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रोट को चुना था और कॉलिन डिक्शनरी ने ब्रेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 चुना था। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं अभी घाना जो देश है, अफ्रीकी देश है घाना, यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बन गए, तो जॉन महामा बन गए हैं। घाना में एक बार आपको मैप में दिखा दूं, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया। घाना ये यहाँ पर है, कैपिटल इसकी होती है अकरा, घैनियन केडी यहाँ की करेंसी होती है। जॉन अब्राहिम नहीं, जॉन महामा यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है, तो पहली भारतीय बनी इस तरह का सम्मान पाने वाली। अभी सम्मान नहीं मिला, खाली नॉमिनेट नामित हुई है, लेकिन उसमें भी ये पहली भारतीय है, तो हमारे लिए तो ये एक तरह से सम्मान की ही बात है। मिल जाएगा तो और ज्यादा बड़ा सम्मान हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, पायल कपाड़िया हो जाएगा।
तो पायल कपाड़िया फिल्म मेकर है और अभी इन्हीं को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में इनकी जो मूवी है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इसके लिए बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। ये पहली बार है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको करा रहा हूँ कि भारत के किसी डायरेक्टर को इस अवार्ड शो में इस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। अच्छा, इनकी ये जो फिल्म है ना ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म को एक और कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, गैर अंग्रेजी भाषा नॉन इंग्लिश लैंग्वेज कैटेगरी में भी सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और वैसे पायल कपाड़िया का नाम आपको क्यों याद होगा, डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था और इसी साल हमने पढ़ा था, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024 का ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, अभी मैंने बताया डेली वाली क्लास में ही बताया था। अब आप बताइए इनका नाम और किस कारण से इंपॉर्टेंट है। हम अगला प्रश्न देखेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो वो कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, हमारे कुछ होनहार स्टूडेंट्स हैं, वो बढ़िया डिस्क्राइब करते हैं कमेंट बॉक्स में जब भी मैं कुछ पूछता हूँ, और वो इसका उत्तर जरूर करेंगे, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा, इतना तो मुझे भरोसा है। बाकी जो भी मैं प्रश्न पूछता हूँ ना, चाहे डेली करंट अफेयर्स क्लास में या किसी में भी, तो कमेंट बॉक्स आप अगर आपको नहीं पता तो कमेंट बॉक्स एक बार चेक कर लिया करो, वहां पे 2-5 स्टूडेंट तो ऐसे मिलते हैं जो बहुत बेहतरीन लिखते हैं, तो वहां से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जो भी मैंने यहाँ पूछे होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से बीमा सखी योजना को लॉन्च किया है, तो सही उत्तर तो इसका हो जाएगा पानीपत हरियाणा। क्या है योजना, इसके बारे में अगर मैं आपको हल्का फुल्का बताऊं या सारे काम की बात एक बार बता देता हूँ, पॉइंट्स की फॉर्म में मैंने लिखा है। मोदी जी ने अभी 9 दिसंबर को हरियाणा के पानीपत में बीमा सखी योजना ये हो गया, इसको लॉन्च किया है। खास तौर पे ये ग्रामीण महिलाओं के लिए बनाई गई है, आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। तो इसमें महिलाओं को LIC के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने को मिलेगा। उन महिलाओं की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, 10वीं पास वो होनी चाहिए। इसमें 3 साल तक आपको मासिक स्टाइपेंड यानी कि सैलरी के रूप में मिलेगा पैसा। कैसे मिलेगा पैसा, पहले साल तो 7,000, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो 5,000 रुपए मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन है, देखो शर्त लिखा हुआ है, क्या है ऐसे समझो, पहले साल में आपको 7,000 रुपए मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल में आपको 6,000 तभी मिलेंगे जब पहले साल जितने लोगों की आपने LIC की है, मान लो 100 लोगों की LIC की है, तो उसमें से 65% कंटिन्यू रहनी चाहिए वो LIC, तब आपको ये पैसा मिलेगा। उसी तरह से तीसरे साल के लिए भी है। ठीक है, तो ये है बीमा सखी योजना, याद रखना। अगला देखते हैं, और ये पानीपत से जो इसको शुरू किया, हमेशा 2-3 बार मैंने आपको बताया यहाँ से एक योजना जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। चलो आज वो प्रश्न भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो योजना भी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वो योजना कौन सी है और वो कब मोदी जी ने लॉन्च की थी, कब, किस तारीख को, किस ईयर को लॉन्च की थी। ये 2 प्रश्न यहाँ से मैंने होमवर्क प्रश्न आपसे पूछ लिए हैं, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, आपको पता है। बेटियों से संबंधित वो योजना है, मैंने हिंट दे दिया। अब बताइए, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी मोदी जी ने ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है, तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान की कैपिटल जयपुर में इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखना ये। अच्छा, आप मुझे बताओ, अभी राजस्थान सरकार ने अभी प्रवासी राजस्थानी दिवस ये कब मनाने की घोषणा की है। वैसे मैं आपको आगे बताऊंगा इसका उत्तर, लेकिन अगर पता है तो बताइए, बड़ा इजी प्रश्न पूछ लिया मैंने तो आपसे, ये कहीं आपकी तौहीन तो नहीं होगी, इतना इजी प्रश्न पूछ लिया। चलिए बताइए, अगला देखते हैं अभी हम। देखो अगले में क्या है फिर कि अभी विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे, ये कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर इसका उत्तर हो जाएगा, याद रखना। थीम भी है अवर राइट अवर फ्यूचर राइट नाउ। 10 दिसंबर को मैंने आपको ये भी बताया था कि जयंती होती है किनकी, तो ये स्वीडिश, सॉरी जयंती नहीं होती, पुण्यतिथि होती है। पुण्यतिथि का मतलब होता है जब उनकी डेथ हुई थी, जयंती मतलब जब उनका जन्म हुआ था। तो पुण्यतिथि होती है, स्वीडिश वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्हें डायनामाइट का खोजकर्ता कहा जाता है। और इसी दिन 10 दिसंबर को ही जितने भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा होती है, ये दिए जाते हैं। तो इस बार 2024 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, उम्मीद करूंगा आप सभी को याद होंगे, नहीं है तो फिर भी बता दूं, ट्रिकी वीडियो में बना चुका हूँ पूरे यूट्यूब में, इससे बेहतर आपको वीडियो नहीं मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप एक बार जरूर से देखना, वो सारे नाम आपको याद हो जाएंगे क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब में सिंपल सा क्रिक एग्जाम नोबेल प्राइज ट्रिक 2024, वीडियो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। अगला देखते हैं। फिर अगला क्या है प्रश्न कि अभी किसे जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा शाची एंड करुण।
अच्छा, ये भी प्रश्न को एग्जाम में आ सकता है कि जैसे डेनियल पुरस्कार देता कौन है, तो याद रखना केरल गवर्नमेंट, केरल सरकार देती है। और किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में, मलयालम सिनेमा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट योगदान होता है उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। आप कह सकते हो मलयालम सिनेमा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ये केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है, जैसे डेनियल पुरस्कार इसको बोलते हैं। अभी 2023 का दिया गया साजी एन करुण को, ये नाम ध्यान रखना है ना। बाकी मिशेल बाचलेट भी आपको बता दूं, अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 के लिए इनको चुना गया है। ये जो चिली देश है साउथ अमेरिका का, उसकी पूर्व प्रेसिडेंट रह चुकी है। विक्टोरिया केजर की बात करें तो मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब इन्होंने जीता। ये कहाँ से है? डेनमार्क से है। और फिलिप नॉयस हम पढ़ चुके हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और ऑस्ट्रेलिया के फिल्म मेकर हैं। अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो अभी 55वां संस्करण हुआ था नवंबर 2024 में, कहाँ पे? गोवा में। वहीं पे इनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव, एक्टिंग सेक्रेटरी अभी किसे बनाया गया है? तो देवजीत सेकिया को बनाया गया है। सेकिया, नोकिया से याद रख लो, सेकिया। ठीक है, अपनी रोटियां सेक रहे हैं ये। किसकी एब्सेंस में? जय शाह, क्योंकि जय शाह अभी तक सचिव थे लेकिन ये चले गए, आईसीसी के नए युवा चेयरमैन बन गए हैं, तो ये स्थान खाली हो गया। तो यहाँ पे अपनी रोटियां सेकने आ गए देवजीत सेकिया। लेकिन याद रखना ये कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं है। अभी यहाँ पे वोटिंग वगैरह होगा, चुनाव वगैरह होगा, फिर परमानेंट बनेंगे। लेकिन फिर भी आप कह सकते हो सितंबर 2025 तक तो यही पद पर बैठे हुए हैं। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। और ये शम्मी सिल्वा हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम रहेगा, क्योंकि अभी ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं ये वैसे, तो श्रीलंका के हैं। शम्मी सिल्वा याद रखना, एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। हर्षवर्धन अग्रवाल भी देख लो, पिक्की के ये अभी नए हेड बने थे। और विपिन कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए हेड बने थे। वैसे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी है, ये याद होना चाहिए आपको नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भी एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 ये कहाँ पर हुए? तो आंसर हो जाएगा मलेशिया में हुए। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स 2024 10वां एडिशन था, मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर में हुए। भारत ने अगर बात करेंगे तो 8 गोल्ड, 18 सिल्वर और 29 ब्रोंज, यानी कि टोटल 55 मेडल यहाँ पे जीते। और मेडल टैली में अगर आप पूछोगे कौन से स्थान पे रहा, ये रही मेडल टैली। भारत देखो 5वें स्थान पे रहा है। पहले स्थान पे ईरान है, भारत 5वें पे। हमने जो 8 गोल्ड जीते ना, वो सारे नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए, 8 के 8 जिन्होंने गोल्ड जीते हैं। आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स की हमने बात की है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हमारे जो गृह मंत्री होम मिनिस्टर है अमित शाह, इन्होंने कहां पर सरदार पटेल जी की 11 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो राजस्थान के जोधपुर में इन्होंने किया है, जिसकी हाइट कितनी है? 11 फुट है। वजन में बात करोगे तो 1100 किलोग्राम की ये स्टैचू है, जो 8 फुट ऊंचे आसन पर बनी हुई है। ये 11 फुट की आसन 8 फुट का है, तो ध्यान रखना ये। वैसे सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची स्टैचू आप जानते ही हो, जो दुनिया की सबसे ऊंची भी है, गुजरात के केवड़िया में आपको मिलेगी, जिसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हैं। 182 मीटर इसकी हाइट है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भारत के पहले गृह मंत्री, पहले उप प्रधानमंत्री थे। लोह पुरुष के नाम से भी आप इन्हें जानते हो। इनकी जयंती होती है 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे भी 9 साल की उम्र में 67 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो इनका आंसर हो जाएगा आर्यत कपिल। और आर्यत कपिल ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली के 9 साल के ये चेस प्लेयर है। और अभी इन्होंने 66 ईयर के जो ग्रैंड मास्टर है उनको हरा दिया। ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए। अब वो जिनको हराया वो कहाँ से है और क्या नाम है, ये भी मैं आपको बता दूं। वो अमेरिका के हैं, नाम है राशिद जियाद दिनो। पूछा नहीं जाएगा, मैंने बता दिया, इतना सा ध्यान रख लो। आर्यत कपिल का नाम ध्यान रखना, कभी एग्जाम में आ जाए तो इम्पोर्टेंट नाम रहेगा हमारे लिए। अगला देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि 2024 में वुमेन टेनिस एसोसिएशन WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्यना सबलेंका को। इनका नाम याद रखेंगे। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी याद रखेंगे। ये बेलारूस देश से बिलोंग करते हैं। बेलारूस की एक इम्पोर्टेंट टेनिस प्लेयर है। तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, ये प्रश्न हो गया। और इनका नाम एक और कारण से आपको याद रखना है कि इस बार जो 4 हमारे ग्रैंड स्लैम हुए थे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस। इसमें आप देखोगे तो 2 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते थे वुमेन सिंगल का टाइटल। ये देखो आर्यना सबालेंका, और यहाँ पे देखो आर्यना सबालेंका। तो इसलिए भी इनका नाम याद रखना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारतीय नौसेना में INS तुशील को नौसेना में शामिल कर लिया गया। पूछ रहे कहाँ से? तो सही उत्तर होगा, आप सबको पता है, रशिया से ही। हमारे राजनाथ सिंह जी अभी रशिया गए थे, तो वहां पे एक स्थान है कलिनिनग्राद, और वहीं पे यंतर शिपयार्ड है, वहीं से इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। नाम याद रखेंगे, INS तुशील इसका नाम है। ये एक वॉरशिप एंड एडवांस्ड स्टेल्थ क्लास मिसाइल फ्रिगेट है। मैंने आपको बताया था भारत रशिया के बीच में 2016 में 4 इस तरह के स्टील्थ फ्रिगेट, एक तरह से युद्धपोती होते हैं ये, है ना, उसको बनाने के लिए समझौता हुआ था इतने रुपए में। और इसमें रशिया ने कहा कि हम तो 2 युद्धपोत बना करके देंगे हमारे यहाँ से। एक का नाम तो ये हो गया INS तुशील, और एक का नाम है INS तमल। दूसरे वाले का नाम भी याद रखना, ये 2025 में हम नौसेना में हमारी शामिल कर लेंगे, तब भी मैं आपको बताऊंगा। और बाकी के 2 जो है वो भारत में बनेंगे गोवा शिपयार्ड में। अभी उसके नामों की घोषणा नहीं हुई है, तो जब होगी तब बताएंगे। तो अभी इतना प्रश्न क्लियर है ना? तुशील का मतलब होता है अभेद कवच, ठीक है, ध्यान रखना। देखो, मुख्य रूप से युद्धपोत 2 तरह के होते हैं, फ्रिगेट होता है, एक डेस्ट्रॉयर होता है। जो फ्रिगेट होते हैं वो छोटे आकार के, हल्के और तेज होते हैं। जो डेस्ट्रॉयर होते हैं बड़े और शक्तिशाली होते हैं। तो इतना ध्यान रखना बहुत है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी एक निधन वाला प्रश्न भी मैं करा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना। किस राज्य के अभी पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा का निधन हो गया? कर्नाटक के थे ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, वैसे हमारे पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, और महाराष्ट्र के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 2023 में। तो नाम ध्यान रखना, SM कृष्णा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, निधन हो गया। तो ये हमारे दिसंबर के सेकंड वाले वीक का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने 8 से लेके 11 दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं आपको बता दूं, पुरानों को तो पता है, जो वीकली है वो मैं आपको 2 पार्ट में कराता हूँ। इससे क्या होता है, वीडियो भी ज्यादा लेंथी नहीं होता, और सारे क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं करा पाता हूँ, बिना ये डर के कि वीडियो लेंथी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लेंथ से डर जाते हैं थोड़ा सा। तो इससे हमें ये बेनिफिट हो जाता है कि वीडियो भी लेंथी नहीं बनता, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें डाल देता हूँ। थोड़ा बहुत जो भी डिस्क्राइब करना होता है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको समझा पाता हूँ। क्योंकि बहुत सी जगह, बहुत सी क्लासों में आप देखोगे, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं जो पढ़ाते हैं करंट अफेयर्स वीकली, वो पूरे 7 दिन का लेकर के आएंगे। अगर उन्हें वीडियो शॉर्ट करना होगा तो वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो तो खाए जाते हैं, वो आप लोगों को पता ही नहीं चलते। आप लोग सोचते हो कि 7 दिन का वीडियो एक छोटा सा वीडियो बन गया, 15 मिनट का बन गया, 16 मिनट का बन गया, तो आप खुश हो जाते हो। आपको यही पता नहीं है बहुत सारे क्वेश्चन उसमें खा लिए गए, या अगर सारे क्वेश्चन वो डाल देंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाता है, उसमें आप बोर होने लगते हो। आप यहाँ तक आपका दिमाग काम करेगा, फिर दिमाग काम ही नहीं करना पड़ेगा, फिर दिमाग काम ही नहीं करेगा। या तो बहुत से होंगे यहीं तक वीडियो को देख के छोड़ देंगे, पूरा भी देखेंगे तो दिमाग में घुसेगा ही नहीं चीजें। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए उसका समाधान मैंने ये निकाला है कि उसको 2 पार्ट में लेकर के आऊंगा। जैसे होता है ना, आप यूं समझो एक पूरी रोटी है, आप घर में जब रोटी खाते हो तो पूरी एक बार में मुंह में रख लेते हो क्या? नहीं रखते ना। रखोगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी तो खत्म हो जाएगी रोटी, लेकिन आपसे पचेगी नहीं, आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो रोटी आपके स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए आप खा रहे हो, लेकिन उससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इस रोटी को कैसे खाते हैं, हम इसके टुकड़े करके खाते हैं, आराम से चबा चबा के। वही मैंने किया है। बाकी मेरी तो पूरी कोशिश रहती है, हमेशा दिमाग में यही रहता है कि आप लोगों का कैसे बेनिफिट हो सके, क्या काम करूं मैं। बाकी आप लोग प्लीज वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, मेरी मेहनत को सपोर्ट जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके, लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वाले पार्ट में। राधे राधे।